नमस्कार, मैं हूं मंजू सोनी और आप देख रहे हैं एसकेएस न्यूज। समय हो चला है खास खबरों का। महापौर ने किया 2400 करोड़ का बजट पेश, कहा जनता पर नए टैक्स नहीं लगाए गए। केंद्रीय कृषि मंत्री चौहान बोले, ट्रेड डील से नहीं होगा किसानों का अहित। होली पर रंग गुलाल और पिचकारी के बाजार सजे। महाराजबाड़े स्थित थाटेपुर उपनगर मुरार और ग्वालियर में दुकानें सजी। मकान के विवाद में अधेड़ चाचा गौरी शंकर ने अपने ही भतीजे मुकेश त्यागी को गोली मार दी। घटना के वक्त घायल मुकेश त्यागी सो रहा था। गोली उसकी रजाई को पार करते हुए वाहन में घुस गई। उसे परिजनों ने अब पहले चोरा फिर ग्वालियर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया। गौरी शंकर त्यागी और केदार त्यागी आपस में भाई हैं। इनके एक अन्य भाई के लड़के मुकेश का आपस में जमीन को और मकान का बंटवारा हो चुका है, लेकिन मुकेश पर यह लोग मकान अपने नाम करने के लिए दबाव बना रहे हैं। गौरी शंकर पर मुकेश त्यागी को गोली मारने का आरोप है। घटना गुरुवार रात की बताई गई है। दोनों परिवारों के बीच जमीन और मकान के बंटवारे को लेकर विवाद लंबे अरसे से चला आ रहा है। इसी के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया है। वहीं बागचीनी थाने के टीआई शशि कुमार मामले को संदिग्ध मान रहे हैं। मैं रहता हूँ आरगा गोली। अच्छा, किसने गोली मारी? किस जगह से मारी? हमारे सगे चाचा ने। क्यों मारी है? हवेली का आपसी झगड़ा था। समय नाम तो घर ही वाने रात नहीं आए कि मुँह पे गोली चला दी। बंदूक थे सोते हुए। कितने लोग थे? वे 2 लोग थे। एक और चाचा था हमारा छोटा केदार। गाली गलौज भी कर सकते? गाली गलौज करी। और क्या बोल रहे थे? क्या दे रहे थे? बच्चे बोल। और उससे पहले वो आयो बुआ को मोड़ा बांझो कही कि मारेंगे छोड़ेंगे तो ते मोड़ा है तेरी पत्नी है नाट करे हरिंद्र त्यागी। और क्या चाहते हैं आप? पुलिस हमारी सुनवाई ना कर रही, बाकी नेतागिरी साहब। मैं यहीं रहता हूँ ग्वालियर, वैसे रहने वाला गांगोली यार गाँव। अच्छा, किसको गोली लगी है? क्या नाम है? कौन है तुम्हारे? मेरे पिताजी हैं, उनको क्या गोली नाम है लगी है। उनका? मुकेश त्यागी नाम है उनका। अच्छा, क्यों 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 मारी थी? क्या वजह थी? वो घरेलू जमीन, वो हवेली का विवाद था, जो ज़मीन वगैरह है उसका। हाँ, तो रात को वो पी के आए थे दारू वारू, और रात को सोते समय पापा को गोली मार दी। धमकी और गाली गलौज भी कर रहे थे? गाली गलौज भी कर रहे थे और मुझे भी मारने की धमकी दी। क्या वजह थी? जब वजह वो बता तो दी, वही थी हवेली वाली। तो पैसा भी मांगते थे क्या? पैसे वैसे का ही तो मैटर था। उनके पास पैसे नहीं है कुछ भी, और दारू वारू पीते हैं, लत है उनको। अच्छा, उस वजह से। कौन लोग थे? क्या नाम था इनका? वो हमारे मतलब बाबा हैं, खास उनके भाई थे, मतलब चाचा पापा के। अच्छा, गोली मारी कितने जने आए थे? 2 जने आए थे, केदार और गौरी शंकर। तो थाने में सुनवाई नहीं हुई क्या? थाने में कोई सुनवाई नहीं है। उनका जो भांजा है हरिंद्र त्यागी, वो वहाँ का नेता है बीजेपी से, तो वो सपोर्ट कर रहा है। तो उसने क्या लगता है तुम्हें कि सुनवाई क्यों नहीं हो रही? क्या पैसा खा लिया? सुनवाई पैसा खा लिया होगा थाने वालों ने, इसी वजह से कोई सुनवाई नहीं हो रही। गोली लगे 2 दिन हो गए। गोली लगे 2 दिन हो गए। उनकी हालत सीरियस है। अब अगर कुछ करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अभी गोली कंधे पे लगी है उनके। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं हमारी सुने पुलिस वाले और हमारी मदद करें। महापौर शोभा शिकरवार ने 2026-27 के लिए 2400 करोड़ का बजट पेश किया है। इसमें आम लोगों पर नए कर अधिरोपित नहीं किए गए हैं। वहीं सड़क, बिजली, पानी जैसे बुनियादी मुद्दों पर बजट का फोकस रखा गया है। इसके अलावा आवारा जानवरों के लिए नए आश्रय भवन बनाने के भी इस बजट में प्रस्ताव है। शहर के विकास, आधारभूत सुविधाओं और वित्तीय संतुलन पर केंद्रित नगर निगम का यह वर्ष 2026-27 का बजट महापौर डॉक्टर शोभा शिकरवार ने सदन में पेश किया है। 23 अरब 66 करोड़ 20 लाख रुपए का यह पूरा बजट है। महापौर का यह चौथा बजट है। बजट पर संशोधन 13 फरवरी को संशोधन पर चर्चा होगी। वहीं बजट को लेकर विपक्ष बोला कि महापौर ने जो बजट पेश किया है
वो मेरी ढपली मेरे राग जैसा है। विकास की बातें सिर्फ हवा में हो रही हैं। हम बजट को लेकर अध्ययन कर संशोधन लगाएंगे। बजट की खास बात यह है कि वर्ष 2026-27 बजट पे जनता पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। सड़क पार्कों पर 500, स्ट्रीट डॉग्स पर 2, बिजली पर 39 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। निगम की आय बढ़ाने के लिए आवास योजना के तहत हुरावली मानपुर में फ्लैट बेचकर निगम संपत्तियों को किराए पर देकर संपत्ति कर और जल कर वसूली ने तेजी लाएगा। आज जो बजट प्रस्तुत हुआ है वो 2400 करोड़ के लगभग है और शहरवासियों को ध्यान में रखते हुए बजट बनाया गया है और इसमें शहर में जो भी काम होने हैं उन्हीं योजनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। जैसे अमृत 2 योजना है, हम लोगों को जिन क्षेत्रों में पानी नहीं पहुंच पा रहा है वहाँ पे पाइपलाइन बिछाना है। और इस साल जैसे हम लोगों ने कुत्ते से लोग ज़्यादा परेशान रहे हैं तो मुझे लगता है कि उनके लिए भी आश्रय भवन बनाए जाएंगे, 5 आश्रय भवन बनाए जाएंगे उनके लिए भी, है ना। और गौशाला के लिए भी बजट रखा गया है और ज़्यादातर बजट मतलब शहर के लोगों को ध्यान में रखते हुए बनाया। महापौर जी, इस बार किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया गया, शहर के लोगों को राहत दी गई? नहीं, हम लोगों ने जनता में, मैंने कहा ना कि जनता को कोई भी भार नहीं लगाया गया, क्योंकि जब हम उन्हें पूरी सुविधाएं देंगे तब उन पर अतिरिक्त टैक्स लगाना समझ में आता है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि जनता पर कोई टैक्स लगाना चाहिए। बजट के टाइम पर मैं लेट आया हूँ, आज आपको इस बार मेरी तबीयत खराब चल रही है, तो मैंने जो बजट में वो वाचन कर रही थी, जो मैंने सुना, वो सारी चीजें पूरा बजट में सुन नहीं पाया हूँ, मैं लेट था। लेकिन जितना मेरे सामने उन्होंने वाचन किया उस हिसाब से ये बजट ग्वालियर की जनता के हित में नहीं है। जो मेरी ढपली मेरे राग, मतलब मैंने ही बजा दी, मैंने ही गाना गा लिया और सुना दिया। अरे भैया, श्रोताओं को तो अच्छा लगे, तो मेरे हिसाब से बजट ग्वालियर की जनता के हित में बिल्कुल नहीं है। तो उन्होंने तो महापौर ने तो जो है स्मार्ट सिटी पे ठीक ना बोल दिया कि स्मार्ट सिटी चलते ग्वालियर की बदहाल हालत हुई है, ये कहना है महापौर बजट भाषण में। मैं ये पूछना चाहता हूँ, पिछले 3.25 साल से तो महापौर महोदय नगर की मुखिया है ना, तो क्यों निर्णय नहीं लिए? हमने तो कई बार स्मार्ट सिटी पे सवाल उठाए इस परिषद में, आप लोग साक्षी है इस बात के। तो 3.5-4 साल में आपने निर्णय क्यों नहीं लिए? हमने अभ्याचित के माध्यम से उठाए, हमने तमाम बार मांग की है। आपको भी तो सहयोग करना चाहिए, आपको भी तो जनता ने चुन के भेजा है। आप क्यों नहीं, जो चीज हम उठाते हैं कि अधिकारियों ने जो गलती की है वो गलती की है, तो आपको भी हमारा सपोर्ट करना चाहिए कि हाँ भाई, विपक्ष सही कह रहा है और इसमें जो त्रुटियां उसको दूर करिए और दोषियों को दंडित करिए। अभी जो इन्होंने अनुमानित जो आय बताई है और जिस तरह के बड़े सपने दिखाने जैसा दिख रहा है, तो अगर हकीकत में देखें तो ओडी पर चल रहा है ना। किस तरह आपको लगता है कि इस बजट में जो प्रावधान किए गए हैं वो जमीन पर आकार ले पाए? देखिए, पिछली बार का बजट देखा था आपने, उसमें बहुत सारी ऐसी योजनाएं थी जहाँ 10 रुपए खर्च होना थे उसमें 20 रुपए प्रावधान कर दिया था, और जहाँ 20 होना थे उसमें 8 रुपए कर दिया था। इस बार भी यही किया गया है, जहाँ पैसा बढ़ाना चाहिए जो जरूरी है वहाँ कम कर दिया है, अभी जो मैंने सुना, और जहाँ पैसा नहीं बढ़ना है वहाँ ज्यादा कर दिया है। तो इसमें विसंगतियां हैं। अब परिषद की तारीख मिल गई है, 23 अरब से ज्यादा का बजट है, कैसे लाएंगे इतना पैसा? क्योंकि राज्य शासन से उन्होंने मना कर दिया, वो राज्य शासन हमें पैसा नहीं दे रहा, बहुत कम पैसा दे रहा है। उनके पास कोई जादू का पिटारा होगा, वो बनवा के लाई है बजट, अधिकारियों ने बना के दिया है, वो मुखिया है, अधिकारी उनके हिसाब से चल रहे हैं। MIC उनकी है, वो भी 100 काम पड़ते हैं अधिकारियों को, अभी नाराज कर देंगे तो काम लटक जाएंगे। तो उनके हिसाब से कोई ऐसा जादू का उनके पास होगा पिटारा, जिसके वजह से वो पैसा भी उपलब्ध कर लेंगी, सारी चीजें कर लेंगी, मतलब। लेकिन हम इस बजट से सहमत नहीं है। उन्होंने VIP कल्चर को भी बोला है कि VIP जब ग्वालियर में आते हैं तो उनके कारण भी व्यवस्था खराब होती है, तो यहाँ तक बोला है कि ठहराव लाएंगे प्रस्ताव लाल की पार्षद। मैं उनको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि VIP तो कांग्रेस शासन काल, जब सत्ता कांग्रेस की हुआ करती थी मध्य प्रदेश में, तब भी VIP आते थे। जो वो बात आज बोल रही हैं तो तब भी होती थी, आज भी, मतलब है ना, क्या कहते हैं, जो VIP आते हैं तो घूमने के लिए तो कोई नहीं आता, कोई ना कोई कारण होता है, उद्देश्य होते हैं, मीटिंग है या जो भी व्यवस्था है,
पार्टी की गाइडलाइन के अनुसार वो काम करते ये हैं आपका आके। सदन सक्षम है क्या इस मामले में? आपको लगता है मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रियों और उनके दौरे पर इस तरह का जो प्रश्न उठा है? भाई उनके पास कोई ऐसी बुक होगी निगम एक्ट के अलावा जिसमें वो रोक लगा सकती हैं, होगी, वो ला के रखेंगी यहाँ पे, तो अब उनसे चर्चा कर लेंगे। उनका ये कहना था कि जिस तरह से वीआईपी के आने पर पैसा खर्च होता है वहाँ के निर्माण में, साफ सज्जा में, वही रेगुलर वे में पूरे शहर में लगाया जाए तो कहीं ज्यादा व्यवस्था शहर तो हम तो ये चाह रहे हैं ना, वो पूरे देश में लागू कर दें महापौर महोदय, कि कोई भी नेता मंत्री जो सरकार में आसीन है वो कहीं जाएंगे ही नहीं जनता के बीच में, क्योंकि पैसा खर्च होता है ना, तो बचत कर लें। अब ये कितनी बचत कर रही हैं 3.5-4 साल में? सरकारी संपत्तियां बेच गई इनके सामने, इनने MIC से जांच कराई, सस्पेंड किया, आज 12.5 लाख रुपए उसकी रजिस्ट्री में वापस करना पड़ रहे हैं नगर निगम को। क्या इन्होंने आदेश दिया कमिश्नर को कि जो अधिकारी इसमें संलिप्त थे, विजय राज, लोकेश सिंह, अनिल सिंह, तो इनकी सैलरी से वसूली की जाए ना? ये नहीं दिखाई दे रहा, वीआईपीओ का मूवमेंट दिखाई दे रहा है। तो सबसे बड़ा मुद्दा है कि आय कैसे बढ़े, क्योंकि नया कर लगाया नहीं गया है, वित्तीय संकट ऑलरेडी है, 24,000 का बजट है, कैसे पैसा? भैया मेरा मतलब ये है कहने का कि वो उनके पास कोई ना कोई ऐसा आइटम होगा, या एलियन ने कोई भेज दिया होगा ऊपर से, एलियन जो सुना होगा आपने, किसी एलियन ने कुछ दे दिया होगा उन्हें, जिससे वो आय भी बढ़ा लेंगी, जनता का हितों की सुरक्षा भी कर देंगी और ग्वालियर की जनता को राहत भी दे देंगी। आपने इनका वो देखा था मैन्युफेस्टर, जब ये चुनाव लड़ने आई थी, पानी का बिल माफ करेंगे, फलाना करेंगे, हो गए पानी के बिल माफ। तो ये सब लोग लुभावनी बातें हैं। उन्होंने ये कहा है कि जो भी वीआईपी आता है उसको जैसा शहर है वैसा ही दिखाया जाए। वीआईपी के आने पर जैसे कि सड़कें चाचो बंद हो जाती हैं, सारी व्यवस्थाएं हो जाती है, वो नहीं हो, जैसे सड़क है वैसी दिखाई जाए। जब चेतकपुरी पे सड़क मतलब 10 की बारिश के टाइम पे, उस समय भी वीआईपी आए, तो वहाँ कौन सी लीपापोती कर दी गई थी? जो सड़क खराब थी प्रभारी मंत्री देखने गए, सभी लोगों ने अवलोकन किया, तो वो जिम्मेदारी प्रदेश शासन की थोड़ी है। नगर की मुखिया आप हैं, आपको देखना है किस गली कुन्ने पे कहाँ सीवर का चैम्बर टूटा है। आज सीवर की हालत खराब है पूरे शहर में, हजारों जगह सड़कें खुदी पड़ी हैं, आज बनाई कल खोद दी। अधिकारी तो आपके है ना, शासन आपका है ना, आप उनसे जवाब सवाल करो, नहीं उनकी सैलरी से काटोगे। भाई सड़क बनाई और फिर तुम सीवर के लिए खोद रहे हो, क्यों खोद रहे हो भाई? तो पहले सीवर डाल लो। तो खुद की गलतियां दूसरों पे डालना, ये तो प्राचीन काल की व्यवस्था है। 6 थानों की पुलिस ने संयुक्त रूप से मोहना इलाके में कंजरों के डेरे पर छापा मारकर अवैध शराब की फैक्ट्री पकड़ी है। इस देशी फैक्ट्री में कच्ची और पक्की शराब मिली है। 300 लीटर शराब जब्त करने के साथ ही पुलिस ने इसके बनाने के उपकरण भी बड़ी संख्या में जब्त किए हैं, लेकिन मुख्य आरोपी मौके से फरार हो गया है। मोहना के बरसाना मोहल्ला कंजर बस्ती में अवैध शराब के अड्डे पर छापा मारकर भारी मात्रा में शराब पकड़ी है। पुलिस को शराब बनाने का अन्य सामान भी बरामद किया है। शराब बनाने वाला लोटन कंजर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने साजो सामान को जब्त कर भागे लोटन के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। खास बात यह है कि लोटन कंजर पहले भी पुलिस को चकमा दे चुका है। उसे पकड़ने के लिए इस बार पुलिस ने व्यापक रणनीति बनाई थी, इसीलिए सभी थानों का फोर्स वहां भेजा गया था। थाना मोहना अंतर्गत मुखबिरों से कई दिन से सूचना प्राप्त हो रही थी कि कंजर डेरा पर बरसाना मोहल्ले में जो है अवैध कच्ची शराब का निर्माण किया जा रहा है। 1-2 बार थाना क्षेत्र के द्वारा, थाना प्रभारी के द्वारा दबिश भी दी गई, किंतु पर्याप्त मात्रा में जो है अवैध शराब प्राप्त नहीं हुई। इस बात को संज्ञान में लेते हुए घाटी गाँव SDOP श्री शैलेंद्र शर्मा जी के द्वारा पूरे घाटी गाँव सर्कल को इकट्ठा करके, जिसमें पनिहार, मोहना, घाटी गाँव, आरोन, भवनपुरा पुलिस को इकट्ठा करके जो है इसमें दबिश दी गई। दबिश देने पर वहाँ पर लगभग 300 लीटर कच्ची शराब, अवैध शराब मिली और उसे बनाने के लिए उपकरण भी मिले। उसमें जो मुख्य आरोपी लोटन कंजर वो फरार हो गया था, लेकिन ये सारी शराब जब्त करके, सारे उपकरण जब्त करके 34(2) की धारा में जो अभी कायमी की गई है। लोटन कंजर की तलाश अभी जारी है, जैसी गिरफ्तारी हो जाएगी इसमें फिल्म कार्रवाई की जाएगी। त्योहारों को मद्देनजर देखते हुए उस पर की कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, त्योहारों का अभी सीजन है, होली का त्यौहार का सीजन है, और किसी प्रकार की अभी अवैध शराब वगैरह की जो भी सूचना आती है, अवैध अन्य कोई भी नशे के पदार्थ हैं, अगर इनकी सूचना आती है तो पुलिस द्वारा वैसे भी कार्रवाई की जाती है। लेकिन त्योहार के मद्देनजर अभी चीज़ों को पुलिस के द्वारा अभियान को तेज किया गया है और इसमें गिरफ्तारी जो भी अभियान है इसको और सटीकता से करके त्यौहार को जो है शांतिपूर्ण सौहार्द बनाने की तैयारी की जा रही है।
दो ढोंगी बाबाओं द्वारा जादू टोने का डर दिखाकर एक युवक को ठगे जाने का मामला सामने आया है। बाबा बनकर आए ठगों ने परिवार पर संकट और अनिष्ट होने की बात बोलकर पूजा पाठ कराने की बात कही। इन बाबा ने घर के सदस्यों के नाम बता दिए थे, जिससे युवक विवेक शर्मा उनके झांसे में आ गया था। ठगों ने एक दिन की पूजा के 4,000 रुपए और 7 दिन की पूजा कराने के 24,000 रुपए ऐंठ लिए और फरार हो गए। बाबाओं की यह हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसकी शिकायत फरियादी ने थाने में की है। वहीं पुलिस घटना को लेकर जांच में जुट गई है। राधा विहार कॉलोनी निवासी विवेक शर्मा के घर दो बाबाओं ने दस्तक दी थी। बाबा ने आटा मांगा तो विवेक ने आटा दिया, लेकिन बाबा ने आधी कटोरी ही आटा लिया। इसके बाद बाबा ने विवेक से कहा कि तुम पर परेशानी है। इसके बाद इस बाबा ने तरह तरह की पूजा और मंत्रोच्चार का नाटक किया, जिससे विवेक झांसे में आ गया और पैसे दे बैठा। दोनों बाबा सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। इसके आधार पर पुलिस ने इनकी खोज भी शुरू कर दी है। थाना हीरा अंतर्गत एक आवेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें आवेदक विवेक शर्मा जी के द्वारा बताया गया कि वो रास्ते से जा रहे थे और मोहल्ले के आसपास एक व्यक्ति मिला जो कि बाबा जैसे भेष में था। उसने बताया कि आपके साथ होली तक कुछ अनिष्ट होने वाला है। पहले उन्होंने उनकी बातों पर गौर नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने उनके घर परिवार के नाम बताया और उनके बच्चे का नाम बताया तो उन्होंने थोड़े से वो सशंकित हुए इस मामले को लेकर। तो बाबा ने बताया कि इसमें जो है आपकी शमशान में बैठ कर के पूजा की जाएगी, जिसमें लगभग 30,000 रुपये उनसे ले लिए और उन्हें अतिरिक्त भी कुछ चाह दिया, जिसमें उन्होंने बोला कि किसी बिना लहसुन प्याज वाले व्यक्ति से बोले पूजा करवानी पड़ेगी। तो लगभग 30,000 रुपये की उनके साथ ठगी हुई, जैसा उन्होंने बताया है। अभी जो नगद पैसा दिया है उन्होंने, इसके संबंध में जो है अभी तथ्य किए जा रहे हैं, अभी एकत्रित किए जा रहे हैं। संज्ञेय अपराध कारित होने की जैसे ही एविडेंस प्राप्त होंगे इसमें एफआईआर दर्ज की जाएगी। समय हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। छात्रों की कोचिंग के बाहर से साइकिल चोरी करने वाली गैंग को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गैंग के 2 सदस्यों से पुलिस ने छात्रों की चोरी की 6 साइकिल बरामद की है। एक आरोपी ने पूछताछ में खुलासा किया है कि उसके पिता पर कर्जा है और उसे निपटाने के लिए उसे चोरी आसान जरिया लगा। दरअसल पड़ाव थाना क्षेत्र के लक्ष्मीबाई कॉलोनी में कोचिंग पढ़ने आने वाले छात्रों की साइकिल कोचिंग के बाहर से चोरी हो गई थी। इस वजह से कोचिंग पढ़ने आ रहे छात्र साइकिल चोरी हो जाने पर परेशान हो रहे थे। जब लोगों ने साइकिल चोरों को पकड़ने के लिए प्लान बनाया तो चोरों को लोगों ने साइकिल चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया और पुलिस को बुलाकर पुलिस के हवाले कर दिया। उनके नाम प्रिंस सैन और कुलदीप यादव बताए गए हैं। दोनों आपस में दोस्त हैं। फूलबाग चौराहे पर एक कोचिंग संस्थान से ऐसी शिकायत आ रही थी कि वहाँ से बच्चों की साइकिल चोरी हो रही है। इस सूचना पर कल एक संदिग्ध को पहले पकड़ा गया और उससे जब पूछताछ की गई तो उसने अपनी घटना स्वीकार की और उसके साथ में एक और साथी उसके पास से टोटल दोनों को मिलाकर 6 साइकिल बरामद की गई। किस तरह के टारगेट करते थे, कैसे चुराते थे साइकिल? इनका टारगेट यह रहता था बच्चा जब पढ़ने ऊपर कोचिंग में जाता था और यदि साइकिल का लॉक खुला हुआ है तो जब तक बच्चा नीचे उतरता तब तक ये साइकिल की चोरी कर लेते थे। दोनों आरोपी कौन, इससे पहले भी चोरी वगैरह करी हुई? नहीं, इनका अपराध रिकॉर्ड तो नहीं मिला है, लेकिन इनसे अभी और गहनता से पूछताछ और सीसीटीवी देखे जा रहे हैं और निश्चित रूप से अब इसमें और आगे कार्रवाई की जा रही है। साइकिल चुराई क्या करते थे, बेचते थे कि? अभी तो विक्रय का कोई वो नहीं मिला है, लेकिन निश्चित रूप से बेचने के लिए ही साइकिलें चुराई थी, क्योंकि इतनी महंगी साइकिलें आदमी अपने घर के लिए एक आध साइकिल ले जा सकता है, लेकिन बाकी जो 6 साइकिलों का जत्था मिला है वो निश्चित रूप से इन्हें बेचने के लिए ही रखी थी अपने पास। दोनों आरोपी कहाँ के रहने? दोनों आरोपी सिकंदर कंपू के रहने वाले।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया है कि नई ट्रेड डील से किसानों का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने शासनकाल में कुछ नहीं कर सकी तो वह अब आरोप लगाकर लोगों को भ्रमित कर रही है। उन्होंने कूनो नेशनल सेंचुरी में चीतों का कुनबा बढ़ने पर खुशी जताई और कहा कि जीव के प्रति हमारी सनातन सोच और संवेदना से चीतों का कुनबा बढ़ रहा है। इससे क्षेत्र का विकास होगा और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार प्रगति कर रहा है। भारत शक्तिशाली, विकसित और हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयां तय कर रहा है। भारत का लोहा अब दुनिया भर के देश मानने लगे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि हमें जो जिम्मेदारी दी गई है उसका हम ईमानदारी से पालन करें। यही समाज और देश की सच्ची सेवा है, इसीलिए स्वदेशी को अपनाएं। उन्होंने कहा कि किसान हमारे अन्नदाता हैं, उनका जीवन बेहतर बने, इसकी सरकार कोशिश कर रही है। पूजे न गए शहीद तो फिर ये मंत्र कौन अपनाएगा? तोपों के मुंह से कौन अकड़ छातियां अपनी अड़ाएगा? चूमेगा फंदे कौन गोलियां कौन बख्श पे खाएगा? अपने हाथों अपने मस्तक फिर आगे कौन बढ़ाएगा? पूजे न गए शहीद तो फिर ये बीज कहाँ से आएगा? धरती को माँ कहकर माटी माथे से कौन लगाएगा? उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। भारत माता की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया और वो आज भी हमारी प्रेरणा है। वो देश के लिए संपूर्ण जीवन दे के गए। हम देश के लिए जिएं ये संकल्प करें और देश के लिए जीने का अर्थ यही है कि हम अपनी ड्यूटी, अपना कर्तव्य, जो काम हमारी तरफ तय किया गया है उसको कैसे मेहनत से करें, ईमानदारी से करें, प्रामाणिकता से करें और केवल अपने लिए ना सोचें। जब सोचें तो अपने साथ साथ समाज का भी, देश का भी विचार करें, स्वदेशी अपनाएं, अपने देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। इजराइल में पहली बार हुआ है कि मोदी जी वहाँ की संसद में उन्होंने भाषण दिया। एक बड़ी खूबसूरत कई चीज़ें पहली बार हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली, आत्मनिर्भर और विकसित भारत का निर्माण हो रहा है। और अब हम नहीं कहते, जमाना कहता है, भारत आगे बढ़ रहा है। और मैं ये विश्वास है मेरा कि आज जिस गति से भारत आगे बढ़ रहा है, हम कल विश्व बंधु तो हैं ही, क्योंकि हम केवल अपनी नहीं सोचते, दुनिया की भी सोचते हैं। दुनिया को बेहतर दिशा देने में सक्षम होंगे, समर्थ होंगे। स्वागत है, पर्यटन भी बढ़ेगा और ये धरती केवल हमारे लिए नहीं है, एक ही चेतना सब में है। मनुष्यों में भी वही चेतना है, लेकिन मनुष्यों के साथ साथ प्राणियों में भी वही चेतना है। पशुओं में, पक्षियों में, नदियों में, पर्वतों में, पहाड़ों में, ग्रह नक्षत्र तारों में एक ही चेतना है। और ये भारत की सोच है, प्राणियों में सद्भावना हो तो अब फिर से उनको पुनर्स्थापित करने का यहाँ काम हुआ है। इससे न केवल टूरिज्म बढ़ेगा, जीव के प्रति जो हमारा कर्तव्य है हम उसकी पूर्ति भी करेंगे और पर्यावरण भी बचेगा। उनके चरणों में बारंबार प्रणाम, क्योंकि मेरे लिए तो किसानों की सेवा ही भगवान की पूजा है। और आप देखते हैं कहीं न कहीं खेतों में मैं होता ही हूँ, आज भी झांसी में जाऊँगा। हम लगातार एक के बाद एक अलग अलग योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन से किसानों के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उनका जायज़ हक उन्हें मिलेगा। अब बाकी फिर करते हैं। ट्रेड डील में किसानों को नुकसान की बात कांग्रेस कह रही है कि कांग्रेस कह रही है, क्योंकि जो कुछ नहीं कर पाए देश के लिए वो केवल कहेंगे, वो केवल विलाप कर रहे हैं। सच ये है कि भारत के हित सुरक्षित है, किसानों के हित सुरक्षित है। एक कृषि मंत्री भी कह रहा है और एक किसान भी कह रहा है, किसान निश्चिंत रहे। होली के मौके पर इस बार भी शहर के प्रमुख बाजारों में दुकानें सज चुकी हैं। रंग गुलाल की दुकानों के साथ ही पिचकारी की दुकानों पर भीड़ देखी जा रही है। दुकानदारों को उम्मीद है कि इस बार होली पर अच्छी बिक्री होगी, क्योंकि बच्चों की पिचकारी के इलेक्ट्रॉनिक गन सहित हैमर पिचकारी, पिट्टू बैग, प्रेशर पिचकारी और स्टील पिचकारी विशेष रूप से लोगों द्वारा पसंद की जा रही है। दुकानदार अमन गुप्ता और विकास गुप्ता बताते हैं कि इस बार होली के मौके पर बच्चों की पसंद के हिसाब से कई नए आइटम आए हैं। वहीं रंग गुलाल की भी बाजार में दुकानें सज गई हैं। अमन गुप्ता।
पिचकारी है लेटेस्ट में कोई? अपने पास इलेक्ट्रिक गन है एक तो, है ना, और आइटम नया आया है, प्रेशर गन है, ये गन है बच्चों का आइटम, बहुत सा आइटम आया नया नया। एक जे वाला गन है, प्रेशर गन, ऐसे ही कोई भी आसानी से 3 साल का बच्चा चला सकता है। एक जे वाला गन आया हुआ है, ये भी नया आया है। ये नया आया है अभी बच्चों का, है ना। और इलेक्ट्रिक गन बड़ा वाला भी आया है बच्चों का, है ना। एक गुलाल गन आया है, सूखा गुलाल चलता है उसमें प्रेशर से, स्टील पाइप के साथ, है ना। और एक वाटर टैंक वाला भी आया है, आसानी से चला सकता है कोई भी इसको। और बहुत से आइटम आ चुके हैं, स्मोक ये मैजिक ग्लास आया हुआ है उसको। कैसी खरीदारी चल रही है? खरीदारी तो अभी तो कुछ नहीं है, बस अभी 1-2 दिन बाद बाजार बढ़े आएगा। मेरा विकास गुप्ता। सारी दुकान है आपकी? रंग, पिचकारी, स्मोक शॉट, ये सारी रेंज मेरे पास। अच्छा, कौन कौन सी वैरायटी है इसमें? वैरायटी में आपके पास पिट्टू बैग भी है, और आपका प्रेशर पाइप भी है, नॉर्मल भी है, और आपका पाइप वाली पिचकारी भी है, और इलेक्ट्रिक भी है मेरे पास। हथौड़े वाली पिचकारी कैसी है? क्या है ये सामने? हथौड़े वाली है, ये 2 साल से आ रही है, अच्छे ट्रेंड, अच्छी उसमें है, मतलब डिमांडिंग अच्छी है इसकी। धार भी अच्छी निकलती है? हाँ, धार बहुत अच्छी है इसकी। इस बार की होली तो कैसी रहेगी, कैसे चल रहा है? अभी तो रिस्पॉन्स खास नहीं है, देखते आएंगे। कितने साल से लगा रहे हैं आप? मैं 20 साल से लगा रहा हूँ। मिलावट के लिए बदराम अंचल में मिलावटखोरी के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से उनके हौसले बुलंद बने हुए हैं। ऊपर से विभागीय अधिकारियों की साठगांठ से मिलावट का दौर बदस्तूर जारी है। होली एवं दीपावली जैसे त्योहारों पर जरूर दिखाने के लिए सैंपलिंग की जाती है, लेकिन इसका नतीजा सिफर है। हैरानी की बात यह है कि मिलावटखोरों पर पिछले 5 सालों में 4.25 करोड़ का जुर्माना हो चुका है, लेकिन वसूली सिर्फ 9 लाख की ही हुई है। जिला प्रशासन के अधिकारी मानते हैं कि फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के अधिकारियों की कार्रवाई में कमी है, लेकिन निकट भविष्य में ऐसा नहीं हो, ज्यादा से ज्यादा जुर्माने की रिकवरी हो, इसके लिए प्रयास जारी किए जा रहे हैं। दरअसल ग्वालियर चंबल अंचल दूध और इससे बने उत्पादों में मिलावट के लिए कुख्यात है। यहाँ का दूध, दही, पनीर और मावा देश के विभिन्न शहरों में भेजा जाता है। इनकी सैंपलिंग भी होती है और कई बार विनिष्टीकरण की कार्रवाई भी की जाती है। जांच में नमूने फेल हो जाते हैं, जुर्माने की कार्रवाई होती है, लेकिन उसकी रिकवरी नहीं के बराबर है। अभी भी 3 करोड़ 66 लाख की वसूली बाकी है। पुलिस और अन्य विभागों की तरह यहाँ भी सालों से एक ही कुर्सी पर अधिकारी जमे हुए हैं। देखिए, मिलावट खोर के विरुद्ध कार्रवाई निरंतर चलती रहती है। सैंपलिंग होती है, लैब में जाती है, लैब से सैंपल लेके आते हैं, फिर जो फूड सेफ्टी अफसर है हमारे यहाँ प्रकरण दर्ज करते हैं, हम उसमें दंडात्मक कार्रवाई करते हैं। निरंतर ये कार्रवाई चलती है। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है, होली, दिवाली या अन्य बड़े त्योहारों के समय हम इसमें और ज़्यादा सक्रियता बरतते हैं। मैंने मीटिंग बुलाई है सबकी, और मीटिंग में निर्देशित करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सैंपलिंग अभी करें। सर, दूसरा देखने में आया कि पूर्व में भी जो कार्रवाई हुई है और उनके सैंपलिंग में लिए गए तो जुर्माने की कार्रवाई हुई, लेकिन अभी तक जुर्माना नहीं वसूला गया और उनको कोई ठोस कार्रवाई नहीं, अभी भी कई दुकानें संचालित हो रही हैं। बिल्कुल, ये जानकारी में आई है कि पुराने 4-5 साल पुराने जो केसेस थे, एक्चुअली हमारे आदेश के विरुद्ध सुनवाई डिस्ट्रिक्ट जज करते हैं। उसमें से कई केस रिमांड होते हैं, कई में जुर्माना कम भी किया जाता है। लेकिन ऐसे प्रकरण हैं हमारे यहाँ जिसकी संख्या एक लगभग बड़ी है, जिनमें वसूली नहीं कर पाए हैं। ये मैं जो फूड सेफ्टी अफसर है उनकी कमी मानता हूँ, लेकिन मैंने उन्हें निर्देशित कर दिया है, वे निकट भविष्य में उसमें अच्छी खासी प्रगति नजर आएगी। कोई पेंडेंसी लिस्ट सामने इस तरह की आई है, कुछ आपकी तरफ से और निर्देश दिए गए हों? लगभग 3 करोड़ की राशि है, लेकिन उसमें देखना पड़ेगा कि वरिष्ठ न्यायालय से कितना कम हो गया। 2 से 3 करोड़ के आसपास राशि है। अभी भी वो दुकानें सर संचालित हो रही हैं जिन पर पूर्व में कई बार कार्रवाई हो चुकी है, एक से अधिक बार जो है कार्रवाई हुई? नहीं, ऐसा नहीं है। यदि ऐसा है तो हम देखेंगे इसको। पहले तो हम वसूली पर अभी केंद्रित कर रहे हैं। दोबारा यदि करने का है तो लाइसेंस जो है उसके कैंसिलेशन की बात है। इन सारे मुद्दों को संज्ञान में लेकर के इसमें निर्देश जारी किए गए हैं। मैंने मीटिंग भी बुलाया है जो फूड सेफ्टी अफसर हैं, और जो भी समस्त आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। क्या लग रहा सर, कहाँ कमी है इस तरीके की जो कार्रवाई में? देखिए, कमी की बात नहीं है, सैम्पलिंग तो प्रॉपर की, भेजे भी गए,
वसूली में थोड़ी सी जितनी सक्रियता बरतनी चाहिए थी, हालांकि वो अभी भी बरती है, अभी उन्होंने 14-15 लाख की वसूली की है, लेकिन जितनी सक्रियता होनी चाहिए उस लेवल पर थोड़ी सी कमी है, लेकिन अब वो 1-2 दिन में एक्टिवेट हो जाएंगे लोग। सैम्पलिंग की क्या प्रोसेस होती है, किस तरीके से अपन करते हैं, किस तरह जांच? सैम्पलिंग की प्रोसेस के लिए आपको CMHO और फूड सेफ्टी ऑफिसर से पूछना पड़ेगा, उनका बाइट लेना पड़ेगा। आमतौर पर उसकी डबल सैम्पलिंग लेते हैं, सैंपल लेके भोपाल जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा तकनीकी रूप से यदि आपको जानना है तो फूड सेफ्टी ऑफिसर बता पाएंगे। झांसी रोड थाना क्षेत्र के नाका चंद्रबदनी पर हीरा भूमिया मंदिर के नजदीक स्थित एक फर्नीचर के गोदाम में आधी रात को लगभग 1 बजे आग भड़क गई, जिसने देखते ही देखते पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। इस आगजनी में लाखों के नुकसान का अंदेशा है। तत्काल पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। दमकल की करीब 1 दर्जन गाड़ियों ने पानी फेंककर 1.5 घंटे बाद आग पर काबू पाया। इस आगजनी में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन आग के कारण क्षेत्र में घंटों तक दहशत फैली रही और लाखों का फर्नीचर जलकर खाक हो गया। हीरा भूमि मंदिर के पास यह फर्नीचर का गोदाम है। समझा जाता है कि शॉर्ट सर्किट के कारण यहां आग भड़की थी। अभी के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें SKS न्यूज के साथ। नमस्कार।